सिद्धार्थ, कब तक आप बोलेंगे कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास नहीं? आज नीतीश आपके साथ हैं, कुछ महीनों पहले आरजेडी के साथ, उससे पहले कुछ महीने आपके पास थे। जाति बिहार की असलियत है तो मान लीजिए क्या बीजेपी के विकास ने बिहार की जाति के आगे घुटने टेक दिए हैं? सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी, सिद्धार्थ जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं लगता, और बिहार के किसी भी व्यक्ति से आप जाकर के पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि बिहार ने वास्तव में एनडीए के शासनकाल में कितना बड़ा परिवर्तन देखा। आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ऐश्वर्या जी, और आप बिहार की स्थिति से किसी से भी ज्यादा अवगत हैं, और धरातल में क्या बिहार में चला करता था, क्या जंगल राज था, कैसे कोर्ट जंगल राज बताया करते थे, कैसे अपहरण की राजधानी वो बन चुकी थी, और कहां से विकास की गाथा शुरू हुई, ये आपसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई। बिहार में एक एक व्यक्ति जानता है, और आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं, जब 2005 के अंदर जब विपक्ष का सत्ता में थी और आरजेडी सत्ता छोड़ करके गई, तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़। वो बढ़कर के अगर 3.17 लाख करोड़ हुआ तो वो एनडीए के शासनकाल में हो पाया। अगर आज यूपी को, बंगाल को पीछे छोड़ करके प्रति व्यक्ति आय में बिहार 66,828 रुपए पर पहुंच पाया है, तो ये एनडीए शासनकाल के कारण पहुंच पाया है। अगर बिहार में लोगों की एक आशा जग पाई, बिहार जो कि महीने सरकार रही, कितनी समस्याओं से ग्रसित था। एवरीवन ऑनर गर्मा जी, थैंक यू। मैं सिर्फ इतने नहीं, सिद्धार्थ अभी मैं आपसे पूछूं, पिछले 5 साल में बीजेपी कितने महीने शासन में रही है? देखिए एक कांस्टेंट रहा है बिहार में, दैट इज नीतीश कुमार। आरजेडी और आप आते जाते रहे हैं। आप मुझे बताइए, 12 पंजे 60 महीने हुए, कितने महीने आप शासन में रहे? कितने महीने आपने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बुलाया है और कितने महीने कुशासन बाबू बुलाया है? आप वो स्पीच नीतीश कुमार की भूल गए हैं क्या विधानसभा में? मैं एज ए पत्रकार नहीं भूल सकता, आनंद दादा नहीं भूल सकते। देखिए नीतीश कुमार आज बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन बिहार की मजबूरी नहीं है। बिहार से जाति मिटाए नहीं मिट रही है और विकास लाए नहीं लाया जा रहा है। वो कौन सा ब्रिज है भैया, वो कौन सा ब्रिज है बिहार में जो बारिश में नहीं टूटता? इस बार तो बिना बारिश के ही टूट गया। कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन से विकास की? और जाति को आप सिद्धार्थ कब तक नजरअंदाज करेंगे? मैं भी चाहता, मैंने बोला ना, मैं चाहता था कि ये ग्राफिक्स अगर मैं विकास पे बनाऊं कि किस जिले में कितना ग्राफिक हुआ, मतलब किस जिले में कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में कितना ज्यादा हुआ। मैं जानना चाहता था पूर्णिया डिवीजन में कितना विकास हुआ इन कंपैरिजन टू भागलपुर, in comparison to कोसी, in comparison to मुंगेर, in comparison to दरभंगा, पटना, मगध, तिरहुत, सारण, है ही नहीं कहीं। क्योंकि सबको सिर्फ यह देखना है कि भैया जाति एंड जाति, कि भैया ब्राह्मण बीजेपी का है तो कुर्मी नीतीश कुमार के साथ है, यादव अगर आरजेडी का है तो नौनिया जेडीयू के साथ है। एंड दिस इज द रियलिटी, ये रियलिटी है। अभय कुमार, मैं विपक्ष के पास जाऊं, नंबर क्रंचर है मेरे साथ अभय कुमार। अभय, जाति की रियलिटी बताइए इन सारे राजनेताओं को। अभय, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं वापस, लेकिन सुनिएगा अभय, सिद्धार्थ मैं मानता हूं कि डिबेट के लिए कई बार स्लो हो जाते हैं, लेकिन नंबर भाई अगर बात करें तो बिहार एक जातिगत आधार पर वोट करने वाला एक रियलिटी वाला एक स्टेट है। बिहार में जातिगत एक जाति एक ऐसी चीज है जो जाति नहीं है, और हर बार अंत में जो वोटर्स होते हैं वो जाति पर आ जाते हैं। इसका अगर सच पूछिए तो लोगों को मैं अगर मुस्लिम वर्ग को बात करें तो मुस्लिम वर्ग चूंकि बीजेपी के विरोध में वोट करने का पूरा मन बनाया रहता है, इसीलिए उसके खिलाफ एक पोलराइजेशन अगर आता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा मैं यादव वर्ग को बताता हूँ, यादव वर्ग है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी को वोट करेगा, दूसरे को उसके विरोध में मतलब आरजेडी को वोट करेगा, तो अन्य जातियां भी देखती है कि चलो वो अपनी जाति को वोट कर रहा था, क्यों नहीं वो अपनी जाति को वोट करे या इस पार्टी को वोट करे। तो कहने का तो मैं अच्छे से मैं किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि ये दो लोग जो है जो एकदम इलेक्शन को पोलराइज कर देते हैं कि नहीं भैया हमको इस तरह से ही वोट करना है। और जाति वर्स्ट ऑफ द टाइम तो जाति जो होती है वो उसी आधार पर वोट करती है। तो मैं तो इसको अब 2 लाइन ऐसे ही समझ जी। अब इसको ऐसे देखते हैं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा हूं, मनोज जी के पास, मैं अभी राजनेताओं के पास आऊंगा, आनंद दादा आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। मनोज जी, ओबीसी और ईबीसी मिला के बिहार में
63.14% बनाते हैं, 63.14%। ओबीसी और ईबीसी मिला के मनोज भाई, इसके अंदर यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, महादलित और दलित मिला के यानी एससी 19.65%, मुस्लिम 17.70%, इसके अंदर शेरशाहबादी, सूरजपुरी, अंसारी तीनों। अब आप जनरल में आ जाइए, जनरल 15.52% है। गरिमा अगर आप ग्राफिक चला सके मैं, भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ तीनों मिला के, एसटी 1.68%। मैं कह रहा हूं कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा मैं, मेरे पास बीजेपी का, आरजेडी का, जेडीयू का, तीनों का भाई पत्रकार हूं। इन्होंने जो अपने सर्वेस कराए अंदर से, सब कास्ट बेस्ड है, कोई डेवलपमेंट पे है ही नहीं, सब कास्ट बेस्ड है, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग आरजेडी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव, इंक्लूडिंग चिराग पासवान, हर एक नेता मनोज जी कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। कास्ट नहीं तो फिर पुरुष और महिला पे आ जाते हैं कि 52.37% पुरुष है तो 47.63% महिलाएं। अब उसमें से देखते हैं कि सामान्य वर्ग की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, आदिवासी की कितनी है, दलित मतलब इतना माइक्रो एनालिसिस जातियों पे है। अगर इसका 10% भी आनंद दादा विकास पे हो जाए तो बिहार की तो सूरत अपने आप बदल जाएगी। मनोज जी देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति के आत्मा जातियां हैं, और ये बिहार के लिए ही नहीं पूरे भारत भर के लिए आप मान के चल सकते हैं। बिहार में कम बेसी की आप आकलन कर सकते हैं। जहां तक रही बात की विकास की बातें क्यों नहीं किया जा सकती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जातीय ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, उसी तरह से विपक्षी पार्टियों के ऊपर यह लगता है कि जातियों के ऊपर खेल खेलना चाहते हैं। बिहार की अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरजेडी के पास वो वोट नहीं आ पा रहे हैं जो उनके मुस्लिम और यादव वोट के पास सिवा कोई और वोट है। तो ऐसे स्थिति में ये कांग्रेस को लाकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माना गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव जब गए कांग्रेस के साथ तो शेड्यूल कास्ट का वोट उनके पक्ष में ट्रांसफर हुआ। तो आज आरजेडी को ये उम्मीद बनी हुई है कि शायद हम बिहार में उनके साथ चुनाव पे लड़ने जाएं, तो जो शेड्यूल कास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई थी तो वो उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बीजेपी के एक मैं कहूंगा कि रणनीति इतनी अच्छी रहती है चुनाव को लेकर कि उनके सारे जो मैनेजमेंट है बड़े तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का भी आप भूमिका देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद AIMIM के ओवैसी जी आएंगे, और ये सब जो है जिस तरीके से ध्रुवीकरण को बनाएंगे और तब जाकर हमें पता लगेगा कि बिहार की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जो है अपने खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और वैसे स्थिति में माना जा रहा था कि वो ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे, और ऐसे जब ब्राह्मणों का वोट खींचेंगे तो उससे बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा था। लेकिन उनका एक एरिया बना। अब प्रशांत किशोर जी ने किया क्या कि उन्होंने फॉरवर्डों को न देकर ओबीसी को कह रहे कि सबसे ज्यादा मैं सीट दूंगा, जिससे कि सबसे ज्यादा डर किसी में बना हुआ तो आरजेडी को लेकर बना है कि यदि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ओबीसी से ये लीडर लाते हैं और हमारे पास ब्राह्मण वोटरों का जुटाव होगा तो ऐसे स्थिति में ये हमारे लिए काफी नुकसान दे सकते हैं। और उनका क्योंकि आप बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं तो आनंद दादा, प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी, तेजस्वी यादव भी जानते हैं, राहुल गांधी भी और अमित शाह भी। अमित शाह बाय द वे, आनंद दादा इज नॉट ऑन एयर, कैन आई हैव आनंद दादा ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। इसमें से इन्होंने 75 मुस्लिम और 75 अति पिछड़ी समुदाय के लोगों को टिकट देने की घोषणा की है। यानी 243 में से 150 सीटों पर मनोज जी जो कह रहे थे ये इन दो जातियों को केंद्र में रखते हुए कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का गढ़ कहा जाता है या इनकी जो मजबूत पकड़ है वो कहा जाता है समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में। सामान्य पकड़ मतलब ही ओके इन सिवान, गोपालगंज, सारण, पटना, नालंदा, गया, दरभंगा, मधुबनी। मोटा मोटा यह कहा जा रहा है कि देखो भैया, जब दो बड़े अलायंस होते हैं उसमें से कम 10 से 15 ऐसे मजबूत कैंडिडेट होंगे दोनों तरफ को मिला के, जिनको टिकट ना बीजेपी वाले दे पाएंगे, ना कांग्रेस वाले, ना आरजेडी वाले, ना जेडीयू वाले। वो 10-15 कैंडिडेट कहां जाएंगे? कैन आई हैव द स्टेट ग्राफिक्स? वो 10-15 कैंडिडेट आएंगे प्रशांत किशोर के पास। उन 10-15 में से 4-5 जीत जाएंगे
उन 4-5 में से आप 5-7% वोट ले जाओगे। उस 5-7% वोट के लिए प्रशांत किशोर खेल रहे हैं। बट इज प्रशांत किशोर द रियल किंग मेकर? क्या प्रशांत किशोर सचमुच किंग मेकर है? आनंद दादा, देखिए, प्रशांत किशोर किंग मेकर हैं या नहीं, ये तो चुनाव के बाद हम सब लोगों को पता चलेगा ऐश्वर्य जी। लेकिन जिस प्रकार से आपने जाति की बात की और प्रशांत किशोर अपने तमाम उसमें जाति के विरुद्ध बात करते हैं। बिहार में जाति एक समस्या है, जातिगत आधार पर वोट होते हैं और वो देश से जातिगत आधार पर वोट होने का बिहार का औसत सबसे ज्यादा होगा। मुझे लगता है अगर देश भर में देखा जाए कि जाति के आधार पर कैसे वोट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि एक जाति से कोई सरकार नहीं बना लेता। सिर्फ तेजस्वी जी 15% यादवों के साथ या 14% और मुस्लिम भी जोड़ ले उसमें एमवाई समीकरण के साथ, तब भी सरकार उनकी नहीं बनती। इसी तरह से नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी के अपने जिनको भी कहा जाता है उनके आधार पर नहीं बढ़ते हैं। दरअसल बिहार को लेकर एक भ्रम फैलाया गया और एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया कि जाति के आधार पर, क्योंकि वहां जातिगत जो सेनाएं थी, जो नरसंहार का दौर बिहार ने देखा, उसके बाद से ये चीजें और गाढ़ी हुई कि अपने अपने सनलाइट सेना से लेके पता नहीं कौन कौन सेना वहां पर थी, जो अब तो नाम भी लोग नहीं लेते हैं उसका, पिछले 20 वर्षों से, तो उनके आधार पर ये जाति वाली व्यवस्था आई। लेकिन प्रशांत किशोर की बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं और जिस प्रकार से वो जातियों का निषेध करते हैं, जिस प्रकार से वो मुसलमानों के बीच में जाकर उनको स्पष्ट रूप से संदेश देते हैं कि नेताओं ने तुम्हारे बीच तुम्हारे बच्चों के लिए क्या किया, अपने बच्चों के लिए किया, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार अगर बहुत ज्यादा सीटें नहीं भी ला पाए तो 2030 में प्रशांत किशोर एक बहुत गंभीर उम्मीदवार के तौर पर, पार्टी के तौर पर बिहार में रहेंगे। अगर उतने दिनों तक रह पाए, जैसा कि उनकी बातचीत से लगता है वो रहेंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में हम लोगों ने केजरीवाल जी को भी देखा, इसके पहले और भी कई प्रयोग हुए। असम गण परिषद के सारे छात्र आए थे और उन्होंने चुनाव को स्वीप किया था। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में एक पोटेंशियल है और जिस प्रकार से जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार की जनता को एक संदेश विकास का दे रहे हैं, जिसकी अपेक्षा आज आप अपने शो में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनकी ओर आकृष्ट है। लेकिन अंत समय में क्या होता है, कुछ जातियां जनेऊ लेके घूम जाती है, कुछ जातियां अपने संबंधों का, अपने रिश्तों का हवाला देने लगते हैं कि 3 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं और हमें नहीं जिताएंगे तो क्या होगा। ओके, अंत समय में जाति ही आ जाता है। लेकिन बस 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने जो कहा कि बिहार में विकास दिखता, मतलब क्षेत्रवार विकास नहीं दिखता है। दरअसल वो क्षेत्रवार विकास इसलिए नहीं दिखता कि कोई उसकी बात नहीं करता। विकास बिहार में बहुत हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, मूवमेंट बहुत आसान हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो बहुत ज्यादा थी 20 पर ये कब हुआ है? जब आरजेडी थी या जब बीजेपी थी? आनंद दादा, हुआ है तो कब हुआ है? जब आरजेडी थी या जब बीजेपी थी? क्योंकि सिर्फ जेडीयू कांस्टेंट है, बाकी तो दोनों बदलते रहे, बाकी तो दोनों बदलते रहे। मृत्युंजय जी, ये क्या है? मृत्युंजय जी, क्या है बिहार से जाति नहीं और विकास आता नहीं? मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए ऐश्वर्य जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज डिबेट का चुना है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूछता है बिहार कि 20 वर्षों से है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि कहाँ है विकास? अब विकास तो वहाँ चूहा का हो रहा है। कोई पुलिये गिर रहे हैं तो कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि चूहा ने पुल कुतर दिया, बांध, इसलिए गिर गए। शराब थाना में पकड़ा जाता है तो कई लीटर शराब चूहा कहा जाता है पी लिया। तो ये तो अस्पतालों से आंख लेकर चूहा भाग जाता है मरीज का। तो यही विकास हो रहा है बिहार में। भ्रष्टाचार का देखिए उदाहरण, एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ना था, रात भर गेट नहीं खोला गया और नोट को जलाया गया। इतना नोट को जलाया गया, नाला जाम हो गया। ये तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। ये नीतीश सरकार है डबल इंजन की, 20 वर्ष से सत्ता में है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहे। मच्छर भी काट रहा तो कहते 2005 के पहले वाला लालू जी वाला मच्छर है। यही विकास हुआ है। ये जो सरकार है 20 वर्षों में हर मानक में, हर इंडेक्स में, नीति आयोग की रिपोर्ट लीजिए, हर ओर से रिपोर्ट आ रहा है बिहार फिसड्डी है,